दोस्तों नमस्कार। रूल्स ऑफ 29 पर आपका स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आज हम एक ऐसी रहस्य से भरी हुई कहानी आपके सामने लेकर के आए हैं जिसको सुन करके आपको यकीन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, आप गूगल करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है कि जिसे सुनने के बाद में मैंने पहले ही कहा है कि गूगल करे बगैर आप नहीं रहेंगे। जी मैं बात कर रहा हूं सन 1954 की उस घटना के बारे में जो 35 साल बाद एक रहस्य बन करके सामने आई। दोस्तों बात कुछ इस तरह से है, कहानी कुछ इस तरह से है। उस समय का वेस्ट जर्मनी, जब जर्मनी एक नहीं हुआ करता था बल्कि अलग अलग हुआ करता था, वेस्ट जर्मनी के एक शहर से सेंटियागो एयरलाइन के एक विमान टेक ऑफ करता है। वो ब्राजील के एक शहर के लिए उड़ता है, ऑटो एल्गिर, जिस शहर में जाकर के उसे लैंड करना था। और ये दो दूरी थी दोनों शहरों के बीच में, दोनों एयरपोर्ट के बीच में, वो उसे 18 घंटों में पूरी करनी थी। लंबी यात्रा थी। इस विमान में 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर सहित ये विमान अपनी यात्रा पर था। विमान पूरे इंस्पेक्शन होने के बाद में सकुशल वहां से टेक ऑफ कर जाता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लग जाता है। अंटार्कटिक ओशियन के ऊपर जब विमान फ्लाई कर रहा था उस समय विमान ब्राजील की एटीसी के संपर्क में था। ब्राजील की एटीसी लगातार उस विमान को दिशा निर्देशित कर रही थी, मार्गदर्शन कर रही थी। जैसे ही विमान अंटार्कटिक सागर के बीच में आता है, ठीक उसी समय एटीसी का उस विमान से संपर्क टूट जाता है। दोस्तों एयरलाइन की भाषा में अगर आप कहें, एटीसी से संपर्क टूटने के बाद में यह तय मान लिया जाता है कि विमान सकुशल फ्लाई नहीं कर रहा है। जरूर विमान के साथ कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है या हो गई है। कभी भी विमान के पायलट जो होते हैं वो एटीसी से संपर्क नहीं तोड़ते हैं, एनी टाइम एटीसी के संपर्क में रहते हैं। जो जमीन पर जो हलचल होती है उन सब के संपर्क में सभी विमान रहते हैं। और विमान कहाँ उड़ रहा है ये एटीसी के राडार पर एक बिंदु के तौर पर दिखाई देता है। EWA 513 जो ब्राजील के ऑटो एल्गिर शहर की यात्रा पर था, उससे अचानक से एटीसी का संपर्क टूट जाता है। जैसे ही संपर्क टूट जाता है एटीसी हरकत में आ जाती है और तमाम तरह की कोशिश करती हैं उस विमान से दोबारा संपर्क साधने की, लेकिन सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। उस विमान के पायलट से किसी प्रकार का संपर्क दोबारा स्थापित नहीं किया जाता है। राडार के ऊपर एटीसी के कर्मचारियों की निगाहें जाती हैं। जो कुछ देर पहले राडार पर एक बिंदु के रूप में जो विमान दिखाई दे रहा था, वो बिंदु, वो विमान अब उस राडार से लापता हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। जैसे ही राडार से विमान लापता हो जाता है, एटीसी के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी ये मान बैठते हैं कि विमान के साथ में कोई हादसा हो गया है, विमान के साथ में कोई अनहोनी हो गई है। वो मैप के जरिए ये जानने का प्रयास करते हैं कि विमान की जो करंट लोकेशन है वो कहाँ है। करंट लोकेशन जो निकल करके आती है उस समय अंटार्कटिका ओशियन होती है, गहरा सागर वहां पर। और उस समय बरमूडा ट्रायंगल का जो राज था उस समय तक नहीं खुला था। तो तमाम तरह की जो कहानियां थी वो चलती थी कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जो भी विमान जाता है वो लापता हो जाता है। तो एटीसी के कर्मचारी ये कयास लगाने लग जाते हैं कि अंटार्कटिका महासागर में ही कोई बरमूडा ट्रायंगल जैसा कोई पॉइंट है जिसकी वजह से ये चलता हुआ विमान सही सही चल रहा था। क्योंकि लगातार एटीसी के कर्मचारी, एटीसी का डिपार्टमेंट विमान के पायलट के संपर्क में था। जैसे ही संपर्क टूटा उससे पहले विमान के पायलट ने किसी भी अप्रिय घटना का अंदेशा नहीं जताया था, किसी भी विमान में तकनीकी खामी का अंदेशा नहीं जताया था। तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जब संपर्क स्थापित नहीं हो पाया, विमान को दोबारा से जोड़ा नहीं गया एटीसी के विभाग से, उसके बाद में वेस्ट जर्मनी और ब्राजील, इन दोनों ही देशों की जो खोजी टीम थी वो अंटार्कटिका के महासागर में उतर जाती है। बहुत लंबे प्रयास के बाद में लगातार कोशिश की जाती है उस विमान को खोजने की, उस विमान के मलबे को खोजने की। सागर की गहराइयों तक उतारा जाता है। तमाम तरह की मशीनरियां, तमाम तरह की
टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। भले ही उस समय इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी, लेकिन जो भी थी उनका भरपूर प्रयास किया जा रहा था, उनका पूरा पूरा प्रयोग किया जा रहा था। ब्राजील ने अन्य देशों की भी मदद ली इस विमान को खोजने में, लेकिन तमाम तरह के लंबे प्रयासों के बाद भी उस विमान का मलबा नहीं खोजा जा सका, उस विमान को नहीं खोजा जा सका। उसके बाद में 2 साल बाद ऑफिशियली रूप से ये अनाउंस कर दिया जाता है कि विमान में सवार सभी 92 यात्री मर गए हैं, वो जिंदा अभी है नहीं, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है ऑफिशियल तौर पर। उसके बाद में उनके जो बीमे क्लेम वगैरह हैं वो सब होते हैं। 2 साल तक वो लंबी जांच चली थी, लंबी खोज चली थी, लेकिन किसी भी खोजी टीम को उस विमान का एक नट तक नहीं मिला था। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा होता है। विमान को लापता हुए 35 साल से ज्यादा का समय हो जाता है। अब यह विमान आज से उस दिन से 35 साल पहले यानी 1954 में जिसने टेक ऑफ किया था, जिसको ब्राजील के ओटो एलगिर शहर के एयरपोर्ट पर लैंड करना था, वो विमान 12 अक्टूबर 1999 ठीक उसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है, ठीक उसी टाइम पर लैंड करता है जिस टाइम पर उस विमान को ओटो एलगिर के एयरपोर्ट पर लैंड करना होता है। लैंड करने से पहले ब्राजील के ओटो एलगिर पर बेटी एटीसी को ये एक विमान दिखता है जो उनके संपर्क में नहीं है। विमान लगातार ब्राजील के आसमान में फ्लाई कर रहा था, ओटो एलगिर के आसपास फ्लाई कर रहा था। वो ओटो एलगिर के एयरपोर्ट पर लैंड करने का प्रयास कर रहा था। एटीसी की तरफ से तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं उस एरोप्लेन से संपर्क साधने के, जो उनकी राडार पर एक बिंदु के रूप में एक एरोप्लेन दिख रहा था जो लगातार डाउन होता हुआ जा रहा था। लगातार एटीसी के कर्मचारी प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरह से विमान से संपर्क साधा जाए, क्योंकि एटीसी की नजरों में ऐसा कोई विमान उस समय आकाश में फ्लाई नहीं कर रहा था जो उनके संपर्क में नहीं था। तमाम तरह के प्रयास के बाद भी जब संपर्क नहीं साधा जाता है तो एटीसी को कहीं ना कहीं किसी अनहोनी का अंदेशा हो जाता है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो पुलिस को और ब्राजील के आर्मी के लोगों को एयरपोर्ट पर बुलवा लेते हैं। तमाम तरह की सिक्योरिटी वहां पर टाइट कर दी जाती है। जो रनवे थे, जिन रनवे पर विमान खड़े थे, उन सभी रनवे को खाली करवा लिया जाता है, क्योंकि बिना कोई जानकारी के, बिना कोई संपर्क के विमान लगातार रनवे की ओर, एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद एक नया चमचमाता हुआ विमान ओटो एलगिर के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है सकुशल। अब एटीसी के लोग, एयरपोर्ट पर कर्मचारी जो काम कर रहे थे, वो इस इंतजार में बैठे हैं कि कब फ्लाइट का पैसेंजर डोर खुले, कब पैसेंजर बाहर निकले, कब कोई और फ्लाइट का कर्मचारी बाहर निकले, जिससे कि हम ये जान पाए कि फ्लाइट कहां से आ रही है और हम इससे संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे। बहुत एक लंबा इंतजार करने के बाद में जब पैसेंजर बाहर नहीं आते हैं, कोई हलचल नहीं होती है, अब भी इस विमान का इंजन ऑन था, विमान चालू था, स्टार्ट था। हिम्मत करके सिक्योरिटी को साथ में लेकर के एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग विमान के पास जाते हैं। जब दरवाजा अंदर से नहीं खुलता है तो बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश की जाती है। दरवाजा खोल लिया जाता है और कुछ लोग विमान के अंदर बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं कि आखिर कौन है विमान में और जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। जितनी जल्दी वो कर्मचारी विमान के अंदर जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा जल्दी से वो बाहर आ जाते हैं, सब पसीने से भीगे हुए, तरफ बतर हुए, डरे हुए, सहमे हुए। ऐसा लग रहा था कि अंदर उन्होंने कोई ऐसा भयावह दृश्य देख लिया है। इस हालात में जब वो बाहर आते हैं तो साथ के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछते हैं कि ऐसा आपने क्या देख लिया, ऐसा अंदर कौन है जिससे कि आप इतने डरे हुए। वो कुछ देर रुकने के बाद में बोलते हैं कि इंसान नाम की कोई चीज अंदर नहीं है।
हड्डियों के कंकालों से ये विमान भरा हुआ है। जब ये बात साथ के अधिकारी कर्मचारी सुनते हैं, उन्हें विश्वास नहीं होता है, वो विमान के अंदर चले जाते हैं। जब विमान के अंदर जाकर के देखते हैं तो हर सीट पर एक कंकाल बैठा है और हर कंकाल ने अपना सीट बेल्ट पहन रखा है। व्यवस्थित तरीके से जैसे इंसान विमान में यात्रा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कंकाल विमान में यात्रा कर रहे थे। हिम्मत करके वो कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं। कॉकपिट का दरवाजा खोलते हैं तो ठीक दरवाजे के पास 2 एयर होस्टेस कंकाल के रूप में बैठी हुई उन्हें मिलती है। जैसे ही वो पायलट की केबिन की तरफ बढ़ते हैं, पायलट भी कंकाल बन चुका है। को पायलट था वो भी कंकाल के रूप में था और जो पायलट मेन सीट पर बैठा था, विमान उड़ा रहा था, उसका जो कंकाल नुमा हैंड था, हड्डी थी, वो भी फ्लाइट के कंट्रोल पैनल पर थी। यानी जहां से फ्लाइट को कंट्रोल किया जाता है। कुछ देर पहले याद रखें कि वो फ्लाइट ओटो एलगिर के एयरपोर्ट पर लैंड किया है। फ्लाइट अभी भी चालू है, इंजन फ्लाइट का अभी भी चालू है, लेकिन एक भी जिंदा इंसान अंदर नहीं है। यह खबर जब सरकार तक पहुंचती है, हड़कंप मच जाता है। सब हैरतअंगेज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। और जब विमान के कर्मचारी बाहर आते हैं, एयरपोर्ट को अच्छी तरह से एयरलाइन को देखते हैं, तो उस एयरलाइन पर जो नाम लिखा हुआ था, सेंटियागो एयरलाइन, एक कर्मचारी रुक जाता है। वो अपने साथी को कहता है कि जरा इस विमान के ऊपर लिखी हुई कंपनी का नाम पढ़िए आप। जब वो उस कंपनी का नाम पढ़ते हैं, सेंटियागो एयरलाइंस, सेंटियागो एयरलाइंस नाम की उस समय कोई कंपनी अस्तित्व में थी ही नहीं। क्योंकि जब विमान ये 1954 में लापता हुआ था, हादसे का शिकार हुआ था, ठीक उसके 2 साल बाद सेंटियागो एयरलाइन ने अपने सभी विमान अलग अलग कंपनियों को दे दिए थे, बेच दिए थे। कंपनी बिल्कुल बंद कर दी थी। यानी कंपनी को बंद हुए भी 33 साल हो चुके थे। और जो विमान की स्थिति थी, उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि विमान एकदम न्यू कंडीशन में है। जब वो उस विमान को देखते हैं, उस कंपनी के नाम को देखते हैं, तो उन्हें यह भी याद आ जाता है कि इस कंपनी का एक विमान आज से 35 साल पहले लापता हुआ था। यह बात जब उन्हें मालूम चलती है, उनके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस समय वहां के पेपर के एक रिपोर्टर ने इस पूरी खबर को एक अखबार में प्रकाशित किया था। उसके बाद में ब्राजील की सरकार ने पैनिक ना फैले, तरह तरह के लोग इन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा ना करें, उसके लिए उस खबर को पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया गया। जब यह खबर धीरे धीरे बाहर आई तो तमाम तरह के जो एक्सपर्ट थे, वैज्ञानिक थे, रिसर्च करने वाली टीमें थी, वो भी आई। लेकिन ब्राजील सरकार ने उस तरह से सहयोग नहीं किया जिस तरह से किसी एक सरकार को इस प्रकार के हैरतअंगेज जो ये घटनाक्रम हुआ है उस पर करना चाहिए। अब कैसे संभव हो सका है कि 35 साल तक वो विमान कहाँ रहा, किस स्थिति में रहा, और जो व्यक्ति, जो इंसान उस यात्रा में यात्री थे, आखिर उनकी मौत कैसे हुई, और आखिर 35 साल बाद वो विमान सकुशल कैसे लैंड कर पाया। तमाम तरह के प्रश्न थे जो लोगों के सामने थे, तमाम तरह के रहस्य थे जिनसे पर्दा उड़ना अभी बाकी था। रहस्यों से भरी हुई थी ये सब घटना। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस समय की सरकारों ने सहयोग ना करने की वजह से उन खबरों से पूरे के पूरा जो रहस्य उठना चाहिए वो रहस्य नहीं उठ पाया। जब इनके ऊपर अलग अलग थ्योरी निकल करके सामने आई वैज्ञानिकों की, किसी ने कहा कि ये टाइम स्पीड में चला गया था, काल चक्कर में चला गया था, यानी काल चक्कर के उस पॉइंट में चला गया था जहां की स्पीड और धरती की स्पीड, जो समय की गति है, उसमें फर्क है। उसकी वजह से हो सकता है रेडिएशन की वजह से इन यात्रियों की मौत हुई हो, और वहां का समय हो सकता है बहुत स्लो हो, और धरती का जो बाहर का समय है वो बहुत स्पीड से हो, जिससे कि 35 साल का लंबे समय निकल गया। एक थ्योरी ये निकल करके आई कि हो सकता है कि इस विमान को ज्यादा ऊंचाई पर जाने की वजह से या किसी ऐसे ग्रह के नजदीक के जाने की वजह से जहां एलियंस रहते हो,
एलियंस के उस ग्रह के पास से शायद ये विमान गुजरा हो, जिसकी वजह से एलियंस ने इस विमान को हाईजैक कर लिया हो। एलियंस की कहानी को कभी नकारा नहीं गया है अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा। यह माना जाता है कि धरती के जैसे और भी ग्रह हैं जहां इंसान नहीं तो इंसान के जैसे कोई और भी रहते होंगे। हो सकता है कि उन एलियंस ने इन विमान को हाईजैक कर लिया था और वहां के वातावरण को एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से जो यात्री थे उनकी मौत हो गई और उसके बाद में विमान सकुशल धरती पर लैंड कर गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि हो सकता है कि कुछ सरकारों ने इस विमान पर और इन विमान में सवार यात्रियों पर कोई खतरनाक वाला एक्सपेरिमेंट किया हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट फेल रह गया हो, जिसकी वजह से जिन्होंने भी जिस डिपार्टमेंट ने भी एक्सपेरिमेंट किया हो वो अब सामने नहीं आ रहा है। तमाम तरह की थ्योरी उस समय निकल करके सामने आई, लेकिन किसी एक थ्योरी पर टिके रहना आज भी मुश्किल है। आज भी वो चीज रहस्य बनी हुई है। आज भी वो जो घटनाक्रम था ओटो एलगिर के शहर में जो हुआ था 1999 में, जो विमान उतरा 1954 में, जिस विमान ने उस शहर के लिए फ्लाई किया, टेक ऑफ किया, वो आज भी रहस्य है। आज भी वो रहस्य से भरी हुई कहानी है। इस कहानी में संशय है, रहस्य है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कहानी का शोर दिखाई नहीं देता है, कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में तमाम वैज्ञानिकों ने कहा भी कि ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर था रिसर्च करने का। हम इस घटनाक्रम से बहुत सारे सवालों के जवाब पा सकते थे, बहुत सारे उन पहेलियों को हम सुलझा सकते थे जो अब तक अनसुलझी, लेकिन अब वो स्थिति है नहीं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है, ये हादसा हुआ था, ये स्थिति भी उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब वो कौन सी शक्ति थी जिस शक्ति ने उस विमान को 35 साल तक आकाश में रखा, हवा में रखा, और 35 साल बाद उन कंकालों को लेकर के वो शक्ति सकुशल उस एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। दोस्तों, तमाम इस तरह की कहानी जानने के लिए, सच्ची घटनाओं पर आधारित सच्चे राजनेताओं की जीवनी, सच्चे समाचार और आप हमारे इस YouTube चैनल पर जान पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।